हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो उसके पोजीशन को हम लोग कैसे लिख सकते थे। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते थे। और ये आप इसको साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म्स में भी। तो आप साइन के टर्म्स में लिखें या कॉस के टर्म्स में, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल कंडीशन क्या था, कि आपके टाइम t इक्वल टू 0 पे आपके पार्टिकल का पोजीशन क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी। और देखिए साइन और कोसाइन में क्या अंतर होता है, सिर्फ π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो जो पोजीशन का एक्सप्रेशन है उसको आप चाहें तो साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जो पोजीशन का जो एक्सप्रेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है उसके टर्म्स में भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तो उसका पोजीशन क्या होगा, कभी यहाँ पर होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। उसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि जो वेक्टर ऑरिजिन से लेके उस पार्टिकल को कनेक्ट कर रहा है, इस पोजीशन वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन ले वाई एक्सिस पे तो वो आपको पोजीशन ऑफ एसएचएम देगा। तो मान लीजिए जो मेरा पार्टिकल था वो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था जहाँ पे उसका ये एंगल थीटा नॉट था। और ये थीटा नॉट एंगल क्या है, जो मेरा फेज कांस्टेंट होता है एसएचएम में। उसके बाद टाइम t पे ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। अब इस पोजीशन वेक्टर का, इस वेक्टर का अगर आप यहाँ से एक लाइट डाल रहे हैं, यहाँ से मैं एक लाइट डाल रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर है इसका शैडो या शैडो कहें या प्रोजेक्शन कहें, वो इस वाई एक्सिस पे कहाँ फॉल करेगा, यहाँ फॉल करेगा। तो इसका जो लेंथ, आप यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर लेंगे और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या है, रेडियस है ए, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा, a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसका मतलब आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएं। उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस आपके इस एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। इनिशियल एंगल जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या, थीटा नॉट होगा, जो आपका फेज कांस्टेंट है एसएचएम वाले में। और उसके बाद क्या करें, आप यहां से इस साइड से लाइट डालें। अब आप कहेंगे इस साइड से ही लाइट क्यों डाल रहे हैं और वाई एक्सिस पे ही क्यों प्रोजेक्शन ले रहे हैं, वो मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैंने इक्वेशन को अभी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म्स में लिखा है। अगर आप पोजीशन को एक्स को ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको लाइट ऊपर से डालना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इस एक्स एक्सिस पे। तो आप प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले रहे हैं या एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप साइन वाला टर्म यूज कर रहे हैं या कॉस वाला टर्म यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया एज प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, ये जो पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं फेजर। अब ये फेजर नाम आया कैसे और क्यों आया, ये देखिए फेजर जो है वो दो वर्ड का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फेज प्लस वेक्टर। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक वेक्टर है जो फेज रिलेशन दिखाता है। और इस फेजर के कॉन्सेप्ट को हम लोग जब एसी करंट की बात करेंगे उसमें ज्यादा यूज करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में अगर आपने इतना समझ लिया कि इससे ज़्यादा समझने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है या बहुत कुछ बुक्स में भी देखा है कि उसमें काफ़ी डिटेल बताते रहते हैं कि अच्छा ये पोजीशन वेक्टर हो गया, अब इस पोजीशन वेक्टर का आप एक वेलोसिटी वेक्टर बना दो तो आपको वेलोसिटी ऑफ एसएचएम आ जाएगा। इस वेलोसिटी का आप फिर इस डायरेक्शन में एक टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन एक्सेलरेशन बना दो तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा।
वो बिल्कुल सही है, लेकिन उतना समझने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैंने जो अभी कैलकुलस वाले मेथड से डिराइव किया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आप इसको भी सिंपल डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी लिख दें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही एसएचएम का है। तो इसलिए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन में और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग तब जाएंगे जब एसी करंट स्टडी करेंगे, उसमें जो फेजर का कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल हो जाता है। एसएचएम में हम लोग इस फेजर वाले कॉन्सेप्ट को या इस वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे जब हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम पढ़ेंगे या जब एडिशन ऑफ 2 एसएचएम पढ़ेंगे। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक मेरा एसएचएम जो है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, दूसरा एसएचएम है सपोज उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा। तो उसमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अदरवाइज ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट है उसका मैंने यूज कभी ज़्यादा देखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो कैलकुलस वाला जो नॉर्मल मेथड है वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप इस मेथड को फॉलो करें कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा है। x से आप v फाइंड कर लें डिफ्रेंशिएट करके, और v को डिफ्रेंशिएट करके a फाइंड कर लें। अब मैं बताता हूं कि जो फेजर्स मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था वो फेजर्स क्या होते हैं। फेजर्स आर नथिंग बट फेज प्लस वेक्टर्स। ध्यान रखिए, ये वैसे वेक्टर हैं जो रोटेट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको फेज बता रहे हैं कि उस मोशन का फेज क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पे थीटा नॉट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पे आपका ओमेगा t प्लस थीटा क्या है। और ओमेगा t प्लस थीटा क्या होता है, ये हमने देखा था कि एसएचएम में इसको हम लोग कहते हैं पूरे ओमेगा t प्लस थीटा को हम लोग फेज कहते हैं। तो फेजर्स आर दोज वेक्टर्स, दोज रोटेटिंग वेक्टर्स विच गिव मी फेज ऑफ द एसएचएम एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। तो देखिए, फेजर्स आर वेक्टर्स रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देयर लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। यह मैंने अभी बताया था कि जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस था वो क्या था, एम्पलीट्यूड के बराबर था। सो द लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। देयर प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इफ इन टर्म्स ऑफ साइन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमारा x क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। यानी कि अगर मैंने x को साइन के टर्म्स में लिखा है तो ये जो फेजर था उसका प्रोजेक्शन, उसका शैडो अगर मैं y एक्सिस पे लूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एससी वर्मा की बुक से लिया है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वन टाइम पीरियड में वो मोशन करके क्या है, वापस तो वहीं पर आना है उसको। एसएचएम में जो पार्टिकल है वो कहीं से भी स्टार्ट करें, एक टाइम पीरियड का मोशन कंप्लीट करके वो वापस वहीं पे आता है, वापस वहीं पे आ रहा है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। अब इसमें है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है 0 हो गया, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस 4a होगा। वो देखिए क्यों होगा, आप सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड में क्या होगा, 0 से a तक जाएगा, फिर वापस ये a से 0 तक आएगा, तो कितना डिस्टेंस हो गया, a प्लस a हो गया। फिर यहाँ से वापस इस साइड a जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो इधर कितना हुआ, a प्लस a, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4a। तो याद रखिए, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस 4a कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट उसका लेकिन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अब एवरेज एक्सेलरेशन देखिए क्या होगा, वो 0 होगा। एवरेज एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, क्योंकि जब वो इधर है, सपोज ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट है, तो हाफ टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। जब ये ओरिजिन से लेफ्ट है तो उस हाफ टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, और दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों का जब हम लोग एवरेज करेंगे ओवर वन टाइम पीरियड तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 7th क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। अब इसको बताना है कि मोशन क्या होगा, ये एसएचएम होगा या नहीं होगा। तो
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको इनफैक्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने सॉल्व भी किया था कि अगर आपके पास एक मोशन है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो एक सिंपल ट्रिगोमेट्री के ट्रिक से आप इसको चाहें तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो नीचे में क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब आप क्या करें कि अब आप कोई ऐसा दो एंगल ले सकते हैं जिसका ये जो है ये कॉस फाई की वैल्यू है, ये साइन फाई की वैल्यू है, वेयर टैन फाई इज b बाई ए। अब देखिए आप दो ऐसा एंगल चूज कर सकते हैं जिसमें कॉस फाई की वैल्यू ये हो a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू ये हो तो टैन फाई क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, तो बाहर वाला तो रहेगा ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा ही, अंदर वाला हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स b बाई ए। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, इसका मतलब दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एस सी वर्मा की बुक से ही। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। हाँ, होता ही है, क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट लेक्चर ही था उसमें ही प्रूव किया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस डेफिनेशन से मैंने प्रूव कर दिया था कि वो जो मोशन है वो पीरियोडिक भी होता है, तो ये ए ट्रू होगा, और साथ ही साथ वो मोशन ऑसिलेटरी भी होता है, तो इसका बी भी ट्रू होगा। अब इसका रिवर्स देखिए क्या है, जरूरी है? वो जरूरी नहीं है। एन ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इसको मैंने वेन डायग्राम के तरीके से भी रिप्रेजेंट करके बताया था कि मान लीजिए कि आपका एक पीरियोडिक मोशन है, उसका ये वेन डायग्राम बना, फिर आपके पास सपोज एक ऑसिलेटरी मोशन है तो उसका ये डायग्राम बनेगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर में जो एक छोटा सा सेट होगा वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि S इज अ सबसेट ऑफ P इंटरसेक्शन O। और ये मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कोई भी ऑसिलेटरी मोशन ले लीजिए जिसमें सपोज डैम्पिंग है, आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है लेकिन वो डैम्पिंग के कारण धीरे 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 सपोज वो स्टेशनरी हो जाता है, तो मोशन तो ऑसिलेटरी है लेकिन पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि वो कुछ देर के बाद वो रुक जा रहा है। उसी तरह अब पीरियोडिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अर्थ का जो मोशन है अराउंड सन वो क्या है, पीरियोडिक है, बिल्कुल है, लेकिन क्या वो ऑसिलेटरी है? नहीं, वो ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई टू एंड फ्रो मोशन भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज, देखिए पीरियोडिक हो गया, हाँ, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टाइम पीरियड भी होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा, पीरियोडिक तो हो गया लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन होता है वो पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब अभी कुछ स्टूडेंट्स को कहीं माइंड में कंफ्यूजन ना आ रहा हो कि अभी तो मैंने दिखाया था कि जो एसएचएम है मेरा वो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था उसका प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वो होता था एसएचएम, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वो जो पार्टिकल है मेरा वो पार्टिकल ही मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या उसका मोशन जो है वो एसएचएम होगा? वो मोशन एसएचएम नहीं होगा। पार्ट डी है कि क्या ये एंगुलर सिंपलर हार्मोनिक मोशन होगा? ये भी नहीं होगा, तो नंबर 2 का आंसर है ए। थर्ड में आते हैं, अ पार्टिकल इज फास्टेंड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल with the other end of the string being fixed, the motion of the particle is, अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे एक वर्टिकल सर्कल है और इसमें इसको आप घुमा रहे हैं एक वर्टिकल सर्कल में, तो पीरियोडिक तो होगा ही क्योंकि वो ऊपर नीचे जा रहा है। ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि ऑसिलेटरी में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। उसी तरह सिंपल हार्मोनिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने दिखा दिया
कि वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, तो ये सिंपल हार्मोनिक भी नहीं होगा। डी में आ जाए तो ये एंगुलर सिंपलर हार्मोनिक भी नहीं होगा।